देखिए जो C3 प्लांट होते हैं उनकी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, अब प्रॉब्लम सुनिए आप। इसमें आपने कल पढ़ा था कि राइबोलोज बिस का कार्बोक्सिलेशन करने वाला एंजाइम कौन था, रुबिस्को एंजाइम था। अब ये जो रुबिस्को एंजाइम है, इस रुबिस्को की ये कौन है, सबस्ट्रेट साइट है। ये एंजाइम तो रुबिस्को हो गया और ये वाली क्या हो गई, इसकी सबस्ट्रेट साइट हो गई, या फिर हम बोल सकते हैं एक्टिव साइट हो गई। एक्चुअली में इसके सामने यहाँ पे देखो C का मतलब होता है कार्बोक्सिलेशन एंड O का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजनेशन। इस सबस्ट्रेट साइट के ऊपर हम बोलेंगे कि CO2 भी बाइंड हो सकता है या फिर यहाँ पे बाइंड हो सकता है क्या, ऑक्सीजन भी बाइंड हो सकता है। अब अगर मान लीजिए आपके पास यहाँ पे CO2 के 10 मॉलिक्यूल है एंड ऑक्सीजन के भी 10 मॉलिक्यूल है, दोनों के इक्वल मॉलिक्यूल है, बताइए कौन बाइंड होगा। तो दोनों के बाइंड होने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। जहां हमने ऐसा एंजाइम में पढ़ा था सबस्ट्रेट इनहिबिटर के बीच में कुछ इक्वल नहीं होगी बेटा, क्योंकि दोनों है तो इक्वल अमाउंट के अंदर, बट रुबिस्को ज्यादा प्यार करता है किसको, CO2 को, तो वो ऑक्सीजन को नहीं देखेगा। तो रुबिस्को हैज मोर एफिनिटी फॉर, लिख दो ये पॉइंट कि रुबिस्को हैव मोर एफिनिटी फॉर CO2 देन क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। तो इसका मतलब अब बताओ कि ये किसके साथ बाइंड होगा, 0.04% एटमॉस्फेरिक CO2 है और 21% ऑक्सीजन है, तभी ये किसके साथ बाइंड होगा, CO2 के साथ ही बाइंड होगा, क्योंकि इसकी एफिनिटी ज्यादा किसके लिए होती है, इसके लिए। चलो अब बताओ ये किसके साथ बाइंड होगा, तो बेटा ये होता है ना कि इंडिया के अंदर किसी टेररिस्ट को ढूंढने वाली बात हो गई। ये तो इंडियन पॉपुलेशन है और उसके अंदर ये 10 टेररिस्ट है, ढूंढ पाओगे आसानी से, नहीं ना। फिर उसके बाद उनको अटैक करना उसके ऊपर तो बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। तो जब इस तरह का सिनेरियो होता है तो रुबिस्को एंजाइम जो है वो किसको पसंद करेगा, ऑक्सीजन को पसंद करेगा। किसको, समझ आएगी बात, ठीक है। तो उस कंडीशन में ये काम करना शुरू कर देगा, किसका, ऑक्सीजनेशन का काम करना शुरू कर देगा, ऑक्सीजनेशन। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं CO2 का जुड़ना, कार्बोक्सिलेशन। तो इसलिए रुबिस्को का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, राइबोलोज बेस कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। अच्छा एक मिनट सुनो बाबा, ये ऑक्सीजनेशन में और ऑक्सीडेशन में क्या फर्क है, ऑक्सीजनेशन में एंड ऑक्सीडेशन में क्या फर्क है। जैसे आपने हीमोग्लोबिन का क्या सुना है, ऑक्सीजनेशन सुना है ना, ऑक्सीडेशन तो नहीं सुना है। क्या मतलब हुआ दोनों का, कॉमन सेंस की बात है बेटा कि देखो अगर यहाँ पे ऑक्सीजन रिएक्ट होती है तो आप बोलोगे ऑक्सीडेशन है, अगर ऑक्सीजन सिर्फ बाइंड होती है तो आप बोलोगे ऑक्सीजनेशन होता है। आपने पढ़ा था कि ऑक्सीडेशन के अंदर चीजें क्या होती है, ऑक्सीडेशन में चीजें क्या होती है, ब्रेक डाउन होती है। रेस्पिरेशन में ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करता है, बट हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन सिर्फ बाइंड करता है, एंड बाइंड करने की वजह से होता क्या है, वहां पे बनता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। सिंपल। ऑक्सीजनेशन में और ऑक्सीडेशन में फर्क समझ आ गया। बाइंड करना ऑक्सीजनेशन होता है, पर रिएक्ट करना क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ये फर्क होता है दोनों में। और यहाँ पे ये क्या कर रहा है, रुबिस्को एंजाइम बाइंड कर रहा है बेटा। अगर इसका ऑक्सीडेशन होता तो रुबिस्को एंजाइम डिग्रेड नहीं हो जाएगा फिर, है ना। तो यहाँ पे इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीजनेशन हो रहा है, ये बाइंड कर रहा है। तो ये चीज समझ आ गई। अब ये बेटा प्रॉब्लम ये है कि अगर ये ऑक्सीजनेशन की तरह वर्क करेगा तो इसने फोटोसिंथेसिस में क्या बनाया था, C6H12O6। अब ये इसके साथ क्या जोड़ देगा, ये क्या जोड़ देगा, देखो इसको तो काम करना है बेटा, ये खाली नहीं बैठ सकता आदमी। अगर इसको कंस्ट्रक्शन का काम मिलेगा तो वो करेगा, और कुछ अगर बनाने का काम नहीं मिलेगा तो तोड़ने का काम शुरू कर देगा, पर ये खाली नहीं बैठेगा, हमेशा बिजी रहेगा। तो अब ये इसमें ऑक्सीजन जोड़ देगा और इसके साथ ऑक्सीजन जोड़ने से क्या बन जाएगा, CO2 प्लस यहाँ से क्या बन जाएगा, वाटर, 6CO2 ये वाला हो जाएगा। एंड आप लोग क्या बोलते हो कि इसमें साथ में क्या प्रोडक्शन होता है, ATP का ना। ये एक ऐसा रेस्पिरेशन है जिसके अंदर ATP का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। तो आप तो सोचोगे मैडम ये तो फिर फालतू में ग्लूकोज को यहाँ पे तोड़ दिया, और कभी किसी जमाने में इस ग्लूकोज को बनाने के लिए आपको 18 ATP लगे थे,
एक तो बनाने में 18 एटीपी लगे, इवन इसको भी तोड़ने में भी एनर्जी लगेगी और अल्टीमेटली मिलेगा कुछ भी नहीं। ठीक है, तो ये एक तरह से हुआ तो वेस्टफुल प्रोसेस ही ना। हाँ, तो इसको हम बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं इसको? फोटो रेस्पिरेशन, या फिर इसको बोला जाएगा C2 साइकिल। पढ़ाऊंगी ऐसा क्यों। तो फोटो रेस्पिरेशन क्या है? एक वेस्टफुल प्रोसेस है और इसकी वजह से क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि प्लांट की प्रोडक्टिविटी जो है वो कम होती जा रही है। बड़ी मुश्किल से बेचारे प्लांट ने मान लो 100 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल बनाए थे, उन 100 में से अब उसने 20 या फिर 30 मॉलिक्यूल जो है वो डिग्रेड कर दिए। अल्टीमेटली उसके पास नेट कितने बचे? नेट उसके पास 70-80 बचे। तो इसकी वजह से प्रोडक्टिविटी कम हुई कि नहीं हुई, है ना। और अब मुझे बताओ ऐसा कब होगा? ऐसा कब होगा? जब CO2 की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा कम हो जाएगी और इसके ऑपोजिट जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या होगी? बहुत ज्यादा हो जाएगी। ये पॉइंट मैं यहाँ लिख दूं कि जब CO2/O2 का रेशियो जब डाउन हो जाता है, और डाउन भी जबरदस्त डाउन होता है। ठीक है, डाउन होने का मतलब क्या? नीचे वाली वैल्यू ज्यादा है, ऊपर वाली वैल्यू कम है। अच्छा, यहाँ पे अगर लिख दिया जाए कि CO2/O2 का रेशियो वेरी वेरी हाई है, मतलब कंपेरेटिवली CO2 जो है वो ज्यादा देखने को मिलेगा। हालांकि ये कोई एग्जैक्टली रेशियो नहीं होता है, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको बोल रही हूँ कि CO2 के कंपेरेटिवली मतलब ऑक्सीजन कम है और CO2 ज्यादा है, CO2 ज्यादा अवेलेबल है। CO2 कम हो गई तो ऑक्सीजनेशन होना शुरू हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन, ऐसा कब होता है इस नेचर में? ऐसी कौन सी कंडीशन है जहाँ पे आपको ऐसा कंडीशन देखने को मिलेगा जहाँ पे CO2 कम हो जाती है? तो चलते हैं राजस्थान या फिर चलते हैं अर्थ पे इक्वेटर के पास, जहाँ पे आप लोग जानते हो सोलर रेडिएशन ज्यादा होता है। एंड सोलर रेडिएशन ज्यादा होगा तो वहां का टेम्परेचर बढ़ेगा, एंड टेम्परेचर बढ़ने पर गैसेस का डिफ्यूजन बढ़ जाता है। और उसमें डिफ्यूजन में कौन है? देखो ये CO2 दिखाई दे रही है, तो देखो CO2 डिफ्यूज आउट हो रही है, एंड डिफ्यूज आउट होकर कहाँ चली गई? कहाँ चली गई? और ये देखो प्लांट यहाँ पे, CO2 वहां पे, तो क्या CO2 अवेलेबल हो पाएगी अब प्लांट को? नहीं। तो उस कंडीशन में अब जब CO2 अवेलेबल नहीं होगी तब ये किसका काम करना शुरू कर देगा? ऑक्सीजनेशन का काम कर देगा। तो ऐसा काम पे होता है इन ट्रॉपिकल रीजन, ट्रॉपिकल एरिया। एंड ट्रॉपिकल एरिया जहाँ पे हम बोलेंगे कि टेम्परेचर क्या होता है? ज्यादा होता है। एंड टेम्परेचर ज्यादा होने पर होगा क्या? यहाँ पे गैसेस का डिफ्यूजन जो है वो क्या होगा? बढ़ जाएगा। एंड गैसेस का डिफ्यूजन बढ़ने की वजह से यहाँ पे CO2 की अवेबिलिटी क्या हो जाएगी? CO2 की अवेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और उस केस में अब रुबिस्को जो है वो किसका काम करेगा? ऑक्सीजनेशन का काम करेगा। खुद तो ऑक्सीजन के साथ बाइंड होगा, बट यहाँ पे ग्लूकोज इसके साथ रिएक्ट होगा, तो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर आप फार्मर है और अगर आप राजस्थान रहते हैं या ट्रॉपिकल एरिया के आसपास रहते हैं जहाँ टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो क्या आपको ऑनेस्टली वहां पे C3 प्लांट लगाने चाहिए? नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि वहां पे प्रोडक्टिविटी आपको क्या मिलेगी? कम मिलेगी। तो क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि फोटो रेस्पिरेशन एक फालतू का प्लांट के अंदर प्रोसेस है जिसमें प्रोडक्टिविटी कम हो रही है? टेक्निकली यहाँ पे ग्लूकोज का मर्डर हो रहा है, ग्लूकोज को बेचारे को मारा जा रहा है ना। तो इस मर्डर में कौन इन्वॉल्व है? तो इस मर्डर में 3 लोग इन्वॉल्व है। कौन कौन? सबसे पहले रुबिस्को एंजाइम खुद कहाँ पे होता है? क्लोरोप्लास्ट में। तो यहाँ पे एक ऑर्गेनेली होगी कौन? क्लोरोप्लास्ट। दूसरी ऑर्गेनेली होगी यहाँ पे परऑक्सीजोम, नाम से पता चल रहा है कि परऑक्सीजोम ऑर्गेनेली होती है। तो परऑक्सीजोम के अंदर क्या होता है? वहां पे ऑक्सीजन होता है, परऑक्साइड होते हैं। परऑक्साइड मतलब ऑक्सीडेशन होता है ना। एंड तीसरे यहाँ पे आती है कौन? किसकी बात? माइटोकॉन्ड्रिया की बात आती है। ठीक है, तो ये कहानी, इसमें 3 ऑर्गेनेली का इन्वॉल्वमेंट होता है। सीक्वेंस याद रखना CPM, या तो ऐसे याद रख लो 2 ऐसी ऑर्गेनेली जिसके ऊपर 2 मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। एक ऐसी ऑर्गेनेली है जिसके ऊपर सिंगल मेम्ब्रेन है, जो बीच में, डबल मेम्ब्रेन वाली दोनों किनारों पे। ठीक है, बीच वाली कौन सी हो जाएगी? सिंगल मेम्ब्रेन वाली हो जाएगी। कोई परेशानी? अब ये एग्जैक्टली प्रोसेस होता कैसे, वो तो आपको याद करने की आवश्यकता है नहीं, पर फिर भी मैं बता दूं, नहीं तो बच्चे सोचेंगे मैम को आता नहीं होगा। तो इसलिए मैम सोच रही होंगी कि भाई बच्चों को बेवकूफ़ बना दे कि आपको याद नहीं करना है। मतलब ऐसी बात नहीं है।
तो आप इसको देख के बस कॉपी में नोट्स बना के लिख के छोड़ देना बस, क्योंकि नीट एग्जाम से ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से नहीं आते, पर फिर भी साइकिल एक बार देख लो। अच्छा, इसके अंदर आप लोगों ने क्या सुना था? RUBP होता है, राइबुलोज बेस फॉस्फेट। बताइए इसके पास कितने कार्बन थे? वेरी नाइस, इसके पास कितने कार्बन थे? 5 कार्बन थे। अब ईमानदारी से तो इसके साथ कौन बाइंड होना चाहिए? CO2 बाइंड होना चाहिए, पर CO2 अब अवेलेबल नहीं है, पर एटमॉस्फेयर में तो ऑक्सीजन 21% है, तो वहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा अवेलेबल है, तो उस कंडीशन में ऑक्सीजनेशन हो जाएगा। पर यहाँ पे RUBP का ऑक्सीडेशन होगा तो ये टूटेगा, है ना। और ऐसा काम करवा कौन रहा है? यहाँ पे एंजाइम कौन होगा? रुबिस्को होगा। तो 5 कार्बन का कंपाउंड जो है वो 3 कार्बन प्लस 2 कार्बन में डिग्रेड हो जाएगा। ध्यान से सुने सामने, 3 कार्बन प्लस 2 कार्बन में। एंड ये 3 कार्बन का कंपाउंड होता है PG, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। सुना था आपने C3 साइकिल में। और यही PG आगे जाके यहाँ पे RUBP के रीजनरेशन में यूज हो जाएगा। कहाँ पे यूज हो जाएगा? तो ये रीजनरेशन में यूज हो जाएगा। मतलब आपने 3 कार्बन को तो वापस रिकवर कर लिया, पर 2 कार्बन का देखो यहाँ पे लॉस हो जाएगा, 2 कार्बन का लॉस। और यहाँ पे बनता है ये ग्लाइकोलिक एसिड। क्या बनेगा? अब इस ग्लाइकोलिक एसिड को बनाया जाता है फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड। मैं PGA नहीं लिख रही हूँ, क्योंकि PGA लिखोगे तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। ये फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, तो ये समझ आना क्या है? फॉस्फोग्लिसरेट ग्लाइकोलेट है। ये क्या है? ग्लाइकोलेट है। तो इसमें फॉस्फेट आया कहाँ से? ATP से। देखो अब आप इसको तोड़ने में भी एनर्जी लगा रही हो कि नहीं लगा रही हो, है? तो इसलिए मतलब डबल लॉस है। पहले तो एक आपने घर बनाया, फिर वो गलत बन गया, उसमें पैसा लगा, फिर आपको घर उसको तोड़ के हटाने में भी तो कंस्ट्रक्शन, उसको बहुत सारे वर्कर लगेंगे ना, तो उसमें भी पैसा लगेगा, है ना। अब ये बन जाएगा कौन सा? फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड। ये जाएगा पेरोक्सिसोम के अंदर। इसके पास कार्बन कितने? 2 कार्बन है। अब मुझे बताओ कि इसका क्या होता है? यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा। पेरोक्सिसोम में होता ही क्या है? पेरोक्सिसोम के अंदर होते हैं पेरोक्साइड, एंड पेरोक्साइड क्या करेंगे? यहाँ पे ऑक्सीडेशन करेंगे। पेरोक्साइड सुने हो? H2O2। तो इसका ऑक्सीडेशन होने पर बनता है ग्लाइऑक्सिलिक एसिड। ग्लाइकोलिक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? ग्लाइऑक्सिलिक एसिड के अंदर। तो ये बन जाएगा फॉस्फोग्लाइऑक्सिलिक एसिड। फॉस्फोग्लाइऑक्सिलिक एसिड। अब मुझे बताइए, आपने कोई 2 कार्बन का अमाइनो एसिड पढ़ा है कभी? नहीं पढ़ा है। जिसके R में कोई कार्बन नहीं होना चाहिए। ग्लाइसिन। तो ग्लाइसिन में कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। अच्छा, अगर मैं इसमें NH2 ग्रुप जोड़ दूं तो पता है कौन सा अमाइनो एसिड बन जाएगा? ये बन जाएगा ग्लाइसिन अमाइनो एसिड बन जाएगा। तो इसमें यहाँ पे हमने क्या जोड़ दिया? यहाँ पे हमने इसमें जोड़ दिया NH2 ग्रुप, तो ग्लाइऑक्सिलिक एसिड बन जाएगा ग्लाइसिन। अच्छा, अब बताओ ग्लाइसिन के पास कार्बन कितने होते हैं? 2 कार्बन। अब अगर मान लीजिए मैं ग्लाइसिन के यहाँ से उठा लूँ 2 मॉलिक्यूल, कितनी मॉलिक्यूल? तो बताओ टोटल कार्बन कितने हो गए? 4 कार्बन हो गए। 2 मॉलिक्यूल उठाने पर टोटल कार्बन कितने हो गए? 4 कार्बन। ग्लाइसिन और ग्लाइसिन आपस में जुड़ के एक 3 कार्बन का अमाइनो एसिड बनता है जिसका नाम है सेरीन। यहाँ पे क्या बनेगा? सेरीन। तो ये सेरीन एक अमाइनो एसिड बन गया। पर सेरीन के पास तो कार्बन कितने बेटा? 3, पर आपने यहाँ पे उठाया कितने? 4 कार्बन। तो वो एक कार्बन कहाँ गया है? वेरी नाइस। यहाँ पे हो जाएगा डीकार्बोक्सिलेशन, एंड डीकार्बोक्सिलेशन में ये CO2 के तौर पे बाहर रिलीज हो जाएगा। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कि फोटो रेस्पिरेशन के दौरान जो CO2 होती है वो एग्जैक्टली कौन सी ऑर्गेनेली से बाहर आती है, तो आप बोलोगे कहाँ से? माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर आती है। आसान है, ठीक है। अब आपने देखा है कि टोटल यहाँ पे 4 कार्बन थे। 4 कार्बन में से आपने 3 कार्बन तो रिकवर कर लिए, वापस साइकिल में रिकवर कर लिए, पर एक्चुअल में लॉस कितना हुआ? 25%। तो 4 कार्बन थे, उसमें से 3 रिकवर हो गए, 1 लॉस हो गए, तो कितना हुआ? 25%। तो यहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन के दौरान यहाँ पे 25% जो कार्बन का क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है। बात है समझ? अब ये जो सेरीन है, ये सेरीन अब वापस जाएगा पेरोक्सिसोम के पास। और आपने कभी पायरुविक एसिड सुना है? उस पायरुविक एसिड में OH ग्रुप जोड़ दीजिए तो बन जाएगा हाइड्रोक्सी पायरुवेट। क्या बन जाएगा?
और पायरुविक एसिड के पास कितने कार्बन? 3 कार्बन। सेरीन के पास भी कार्बन कितने? 3 कार्बन, है ना। तो यहां से बन जाएगा ये कौन सा कंपाउंड? हाइड्रोक्सी पायरुवेट बन जाएगा। अब हाइड्रोक्सी पायरुवेट के पास कार्बन बोलिए कितना है? 3 है। अच्छा, अब ये जाके बन जाएगा क्या? यहाँ पे ग्लाई, ये कौन सा एसिड है? ग्लिसरिक एसिड। कौन सा है? तो ये वापस बन जाएगा क्या? यहाँ पे ग्लिसरिक एसिड। पर ग्लिसरिक एसिड में अभी फॉस्फेट जोड़ना बाकी है, तो ये बन जाएगा यहाँ पे PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। और फिर वापस ये रिसाइकिल में हो जाएगा यहाँ पे RUBP बनाने में। तो यहाँ पे क्या हुआ? ग्लिसरिक एसिड कन्वर्ट हुआ फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, तो अगेन क्या हुआ? एक ATP कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? ADP में। तो बताइए एनर्जी का लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है, बताइए कोई परेशानी? हालांकि एक स्टेप यहाँ पे और भी होता है, बट वो बिल्कुल भी आपके काम का नहीं है, उसको याद ही नहीं करना है। ये इतने भी साइकिल अगर आपने देख लिए तो बहुत है, बहुत है। ठीक है, अब इसमें काम की चीजें सुनो। ऑर्गेनेल शुरू कहाँ से होती है? सबसे पहला सीक्वेंस होगा कहाँ से? क्लोरोप्लास्ट से। पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सिसोम, वापस क्लोरोप्लास्ट। ये सीक्वेंस हमेशा याद रखना। पर स्टार्टिंग हमेशा कहाँ से होगी बेटा? रूबिस्को से। एंड इस प्रोसेस के लिए आपको यहाँ पे चाहिए होगी लाइट, तभी तो आप इसको बोल क्या रहे हो? फोटो रेस्पिरेशन। नो नो नो, RUBP रूबिस्को को नहीं चाहिए लाइट, पर इस प्रोसेस के लिए लाइट चाहिए होती है। ठीक है, बताऊं क्यों? ये ATP बनेगा कब? जब लाइट रिएक्शन होगी। तो बिना लाइट रिएक्शन के बेटा ये कभी टूट सकता है क्या? बिना ATP का इसका ब्रेकडाउन भी नहीं हो सकता। दैट्स वाई हम बोलेंगे कि क्या होता है? लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस हो गया। दैट्स वाई रेस्पिरेशन को हम क्या बोलते हैं? फोटो रेस्पिरेशन बोलेंगे। अच्छा, एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन से अमाइनो एसिड इन्वॉल्व होते हैं इस प्रोसेस के अंदर, तो आप याद रखना ग्लाइसिन और सेरीन। फोटो रेस्पिरेशन के दौरान जो ऑक्सीजन CO2 जो रिलीज होती है वो कहाँ से होती है? अच्छा, इसका ऑक्सीडेशन कहाँ कहाँ होता है? 2 जगह पे। पहली बार ऑक्सीडेशन कहाँ पे हुआ है? क्लोरोप्लास्ट में। और दूसरी बार इसका ऑक्सीडेशन कहाँ पे हुआ है? पेरोक्सिसोम के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीडेशन नहीं होते। बात है समझ में? ठीक है। अच्छा, अब इसमें आप लोग देख रहे हो कि रूबिस्को की एक्टिविटी मतलब ऑक्सीजनेशन के बाद सबसे पहले यहाँ पे जो कार्बन जो कॉम्प्लेक्स जो बन रहा है वो कौन है? ग्लाइकोलिक एसिड है। एंड ग्लाइकोलिक एसिड के पास कार्बन कितने? 2 कार्बन। दैट्स वाई हम लोग फोटो रेस्पिरेशन को क्या बोलते हैं? C2 साइकिल, या फिर इसको बोलते हैं ग्लाइकोलेट साइकिल। इसको हम और क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलेट साइकिल। बताइए कोई परेशानी? ठीक है, तो इस तरह से ये कहानी थी फोटो रेस्पिरेशन के बारे में। तो फोटो रेस्पिरेशन एक अच्छी बात है कि बुरी बात है? बेटा बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर जो चीजें खराब होती है उनको सिलेक्ट नहीं किया जाता है। अच्छा, आपकी बॉडी के लिए कोलेस्ट्रॉल अच्छा होता है कि बुरा होता है? अच्छा होता है बेटा, पर ज्यादा होना खराब होता है। अगर कोलेस्ट्रॉल खराब होता है तो बॉडी क्यों बनाएगी? सिंपल सी बात है। तो फोटो रेस्पिरेशन आप बताओ कि खराब होता है कि अच्छा होता है? कितने पागल हो, अभी तो मैंने बोला वेस्टफुल प्रोसेस। सुनो, एक्चुअली परेशानी क्या होती है ना, ये पता है कंडीशन होती कब है? मैंने बोला जब लाइट ज्यादा होती है और दोपहर के मान लो 3 बज गए, राजस्थान का टाइम है, दोपहर के 3 बज गए। एक तो बाहर एटमॉस्फेयर से CO2 मिल नहीं रही है, दूसरी जब बहुत ज़्यादा लाइट होती है तो ट्रांसपिरेशन की रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एंड ट्रांसपिरेशन की रेट बढ़ने पर क्या होता है? वाटर का लॉस बढ़ जाता है। तो उसके लिए प्लांट क्या करता है? अपने स्टोमेटा क्या कर लेता है? क्लोज कर लेता है। अब सुनना कहानी। स्टोमेटा क्लोज कर लिया, अब लीफ के अंदर कुछ तो CO2 होगी, वो CO2 सारी की सारी फोटोसिंथेसिस में यूज हो जाएगी। और एक समय ऐसा आएगा कि अंदर अंदर लीफ के अंदर जो CO2 होगी वो तो फोटोसिंथेसिस में कंज्यूम हो गई, तो CO2 तो 0 हो गई। और फोटोसिंथेसिस का बाई प्रोडक्ट क्या होता है? ऑक्सीजन। और इसमें प्रोडक्ट प्रोड्यूस क्या हुआ? ऑक्सीजन। तो लीफ के अंदर अंदर सिंस स्टोमेटा तो क्लोज हो गए, तो अंदर जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुआ है बेटा वो बाहर एस्केप नहीं कर सकता है, वो बाहर निकल नहीं पाएगा। तो परेशानी क्या हुई? अंदर ऑक्सीजन 0 हो गई, नहीं CO2 0 हो गई और ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा हो गई। तो इस कंडीशन में अब एंड ऑक्सीजन क्या होता है बेटा? एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये एक बदमाश आदमी है। अगर इसको आपने रोका नहीं तो पता है क्या होगा? इसका नेचर है दूसरों का ऑक्सीडेशन करना। तो हो सकता है कि अगर लीफ के अंदर, अगर सेल के अंदर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन अगर जरूरत से ज़्यादा बढ़ गया तो फिर ये हो सकता है कि सेल मेम्ब्रेन को ऑक्सीडाइज कर दे,
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को ऑक्सीडाइज कर दे, डीएनए को ऑक्सीडाइज कर दे, आरएनए को, राइबोसोम को, जो इसको मिलेगा उसको ऑक्सीडाइज कर देगा। तो वही चीज बात है कि अगर मान लो कि आपके पास एक बहुत ही महंगा फ़ोन है, मान लो एप्पल का, ठीक है, आईफोन है, एंड घर में छोटा बच्चा है, उसको वही फ़ोन चाहिए, तो क्या करते हो आप? एक डमी खराब सा उसको नहीं देते हो, पकड़ा देते हो, ये लो बेटा जाओ उधर, वो उसी को तोड़ता रहता है, खुश होता रहता है। तो एग्जैक्टली C2 प्लांट ऐसा ही कुछ होता है कि देखो लीफ के अंदर जब ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन जब बढ़ जाता है ना, तो इस ऑक्सीजन को बिजी करने के लिए वो ग्लूकोज पकड़ा देता है, क्योंकि ग्लूकोज तो फोटोसिंथेसिस में वापस बना लेगा। तो ये जो फ्री ऑक्सीजन है बेटा, ये फ्री ऑक्सीजन सेल के अंदर इंपॉर्टेंट चीजों को डिग्रेड ना करे, है, तो इसके लिए इसको झुंझुना पकड़ा दिया जाता है, ये जाओ बेटा उधर जाओ, है, ग्लूकोज तोड़ो तुम, और उसी ग्लूकोज तोड़ने में वो बिजी हो जाता है। और इस तरह से हम क्या करते हैं, अपनी इंपॉर्टेंट चीजों को सेव कर लेते हैं। बस यही होता है फोटो रेस्पिरेशन। तो फोटो रेस्पिरेशन एक्चुअली प्लांट क्यों करता है? जब सेल के अंदर ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है, तो एक्चुअल में वो अपने बलिदान कर देता है, ग्लूकोज सेक्रीफाइस कर देता है। हाँ, हालांकि इसका एक ड्रॉबैक ये है कि इसकी वजह से प्लांट की प्रोडक्टिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो यहाँ पे हम क्या कंक्लूजन लिखे कि यहाँ पे टेक्निकली इसकी वजह से होता क्या है कि सेल के अंदर ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट को क्या किया जा रहा है, रिड्यूस किया जा रहा है। बात आई समझ में? हाँ, बट अगर आप फार्मर हो बेटा, तो फार्मर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत खराब ही है ये सारी चीजें, क्योंकि इसकी वजह से प्लांट की प्रोडक्टिविटी क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, अब आ जाते हैं C4 प्लांट के बारे में। C4 प्लांट ने एक खतरनाक ऐसा नया मैकेनिज्म ढूंढा है जिसकी वजह से भले ही एनवायरनमेंट के अंदर CO2 कम हो जाए, बट C4 प्लांट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सच्ची में देखना, C4 प्लांट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नाउ ऐसा C4 प्लांट ने अपने अंदर क्या एडेप्टेशन, नया मैकेनिज्म या नया क्या इवॉल्व कर लिया कि जिसकी वजह से इसमें इसको भले ही एटमॉस्फेयर में CO2 कम हो जाए, C4 प्लांट को कभी CO2 की कमी फील नहीं होगी। ठीक है, तो समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी इसको लिखो।